बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नॉवेल है मोहब्बत हो गई तुमसे पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। शादी को 15 दिन बचे थे और आयरा मीना बाजार के चक्कर लगा रही थी। मीना के घर से थोड़े ही दूर फारूक का भी घर था। एक दिन रायान के कहने पर फारूक ने आयरा और मीना का पीछा किया। आयरा और मीना अपने ही धुन में बातें किए जा रहे थे। निकाह के दिन हम यहाँ से मेकअप करवाएंगे, इस पार्लर में जाएंगे और उस डिजाइनर के कपड़े पहनेंगे। आयरा तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। सारी बातें फारूक ने सुन ली और जाकर रायान के गोशे गुजार कर दी। जब रायान को इस बात की खबर हुई, रायान ने कहा, मैं भी देखता हूँ ये निकाह कैसे होता है। आयरा का निकाह तो मुझसे ही होगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और दोनों दोस्त निकाह का नाम सुनकर उछल कूद करके नाचने लगे। रायान ने इसकी छोटी बहन शैला से बात की, जो अभी घर पर आई हुई थी। रायान ने कहा, शैला तुम्हें भाभी लानी है ना? शैला ने बड़ी खुशी से कहा, हाँ भाई, मुझे तो बड़े अरमान हैं आपके शादी के। क्या आपने किसी लड़की को पसंद किया है? रायान ने कहा, हाँ। तो शैला ने कहा, जल्दी बताए कौन है वो लड़की? रायान ने कहा, तुम उसे जानती हो शैला? शैला हैरत में पड़ गई, मेरी कोई सहेली है क्या भाई? रायान ने कहा, वो तुम्हारी ससुराली रिश्तेदार है। मेरी ससुराली रिश्तेदार कौन है भाई? वो इरफान की खालाजाद बहन है, उसका नाम आयरा है। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, मैं उसे पसंद करता हूँ। अच्छा भाई, ये बात है तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर जाओ इसके घर रिश्ता लेकर। रायान ने कहा, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है? नहीं, दरअसल इसका निकाह किसी और से हो रहा है और मैं इसे पसंद करता हूँ। और वो, क्या वो आपको पसंद करती है? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करती। रायान ने सही बात शैला को बता दी। इसका निकाह किसी और से होने जा रहा है भाई, तो हम रिश्ता कैसे ले जा सकते हैं? शैला बोली, तुम अम्मी को लेकर एक बार जाओ तो सही, बात की बाद में देखेंगे। ये कहकर रायान ने शैला को बात करने के लिए अम्मी के पास भेज दिया। शैला की बात सुनकर अम्मी भी मान गई, क्योंकि रायान इनका इकलौता बेटा था। वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। इन्होंने शाम को आयरा के घर जाने का फैसला किया। आयरा के घर जाने से पहले शैला ने इरफान को अपने भाई का सारा मामला बताया। इरफान ने कहा, शैला तुम क्या पागल हो गई हो? 15 दिन बाद आयरा की शादी है, तुम इसके लिए रिश्ता कैसे ले जा सकती हो? शोहर के मना करने पर शैला ने रायान को मना कर दिया, वो रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी। रायान ने शैला से कहा, तुम बहन होकर मेरी बात नहीं सुनूंगी। अभी शादी को कुछ दिन नहीं हुए, तुम अपने शोहर की सारी बातें मान रही हो। तो शैला बोली, भाई, और भाई के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती। शैला ने कहा, ठीक है, ठीक ही तो कह रहे हैं इरफान। आयरा की शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी है। ऐसे में अगर मैं रिश्ता लेकर गई तो वो तो मुझे जूते मारेंगे। ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। रायान बोला, मुझे ही कुछ करना होगा, और वहाँ से गुस्से से चला गया। शादी को सिर्फ 10 दिन बचे थे और आयरा के फोन पर लगातार मैसेज आना शुरू हो गए थे। आज भी जब वो अपने कमरे में नए सूटों को तय कर रही थी, तब इसके फोन में मैसेज आया। ये कोई अधूरा सॉन्ग था शायद। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ही मेरी हो। मैसेज पढ़कर आयरा का दिल तो जैसे धड़क गया। अगला मैसेज आया, तुम मेरी होने वाली बीबी हो। आयरा का रंग जर्द पड़ गया। आयरा ने मैसेज टाइप किया, ये जबरदस्ती है, आप जैसे मुजरिम से मेरा कोई रिश्ता नहीं। फिर मैसेज आया, मैं मुजरिम हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम मेरी महबूबा हो और अब चाहत बन चुकी हो। आयरा ने कहा, मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक नहीं कर रहे हो तुम। आयरा ने मैसेज टाइप करके कहा, 10 दिन बाद मेरा निकाह है। रायान का फिर मैसेज आया, निकाह तो तुम तब करोगी जब मैं तुम्हें निकाह करने दूंगा। याद रखो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। किसी और के ख्वाब देखना छोड़ दो। तुमने जो लम्हे मेरे साथ बिताए हैं वो मैं भूल नहीं सकता। दिन गुजरते जा रहे थे और आयरा दिन पर दिन परेशान होती जा रही थी। आयरा को बार बार रायान की कही हुई बातें याद आ रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी आयरा इन बातों को भुला नहीं पा रही थी। अपने दिल का हाल उसने मीना को भी बताया तो मीना ने कहा, आयरा तुम इतनी परेशान मत हो, सब अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेंगे, तुम खुश रहो। मीना के कहने पर आयरा थोड़ी सी मुस्कुरा दी। आयरा के अब्बू के मोबाइल की लगातार रिंग जा रही थी। अब्बू वॉशरूम में थे। खुर्शीद बेगम का नाम देखकर आयरा के अम्मी ने फोन रिसीव किया। खुर्शीद बेगम आयरा की होने वाली सास थी। सलाम दुआ और रस्मी बातचीत होने के बाद में खुर्शीद बेगम ने अपना फोन करने का जवाब बताया। उन्होंने कहा,
अभी हम निकाह कर लेते हैं, 1 महीने के बाद में धूमधाम से हम रुखसती का फंक्शन रखेंगे। इन्होंने अपना कुछ माली अहवाल बताया। इतने में अब्बू भी वॉशरूम से आ गए और आयरा भी पास आकर खड़ी हो गई। अम्मी ने फोन स्पीकर पर डाल दिया था। बातचीत सब आराम से सुन रहे थे। अब्बू ने तो कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी हमने ज्यादा मेहमानों को बुलाना नहीं है, तो जैसे आप चाहेंगे वैसे ही कर लेते हैं। तो खुर्शीद बेगम ने कहा, ठीक है भाई, तो फिर हम कल आ रहे हैं निकाह की शॉपिंग करने के लिए। हम आयरा और इसकी अम्मी को शॉपिंग करने के लिए साथ लेकर चल जाएंगे। आयरा के अब्बू ने इजाजत दे दी। कहा, ठीक है, आप आयरा को और इसकी अम्मी को अपने साथ ले जाए। खुर्शीद बेगम ने खुशी खुशी हाँ कहा और अल्लाह हाफिज करके फोन कट कर गए। अम्मी ने कहा, कैसे लोग हैं, शादी को अभी 1 हफ्ता बचा है और इन्होंने रुखसती टाल दी, सिर्फ निकाह करने का बोल रहे हैं। अरे वो बेचारे माली अहवाल दे रहे हैं, सुना तो है तुमने सारी बातचीत। कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी 1 महीना और ज्यादा रह लेंगी हमारी बच्ची हमारे पास, है ना बेटा आयरा, है ना आयरा। आयरा के अब्बू ने प्यार से आयरा के सर पर से हाथ फेरा और आयरा मुस्कुरा दी। आज लड़के वाले घर आने वाले थे शादी की शॉपिंग करने के लिए, इसलिए सलमा बेगम अपना जल्दी जल्दी काम निपट रही थी। सलमा बेगम ने आयरा को आवाज दी, बेटा 11 बज रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, वो पिंक वाली ड्रेस पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगती है। सलमा बेगम ने कहने के साथ हिदायत भी दे दी। आयरा ने जी अम्मी कहकर कमरे से ही आवाज लगा दी। आयरा ने अपना पिंक कलर का सूट पहना, साथ में हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहनी और अपने बालों को हाई पोनी टेल करके उसमें बनाना क्लेचर में सेट कर दिया। आज आयरा का लुक बहुत ही डिसेंट सा लग रहा था। सलमा बेगम कमरे में आई तो बेटी को देखकर इन्होंने माशाअल्लाह कहा और आयरा की बलाई ली। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा। आयरा तो कमरे में ही थी। सलमा बेगम बाहर सहन में आई। सारी मिस की अम्मी और इसकी बहन आई हुई थी शॉपिंग पर आयरा और सलमा बेगम को ले जाने के लिए। चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग शॉपिंग पर रवाना हुए। मेन मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले दुल्हन की शॉपिंग स्टार्ट हुई। वो एक बड़ी सी शॉप में गए। ये शॉप बहुत ही अच्छी थी, पूरी कांच की बनी हुई थी और जगह जगह महंगे खूबसूरत कपड़े टंगे हुए थे। आयरा और इसकी अम्मी तो पूरी दुकान को देख रही थी। गांव में इन्होंने कपड़ों की इतनी बड़ी शॉप नहीं देखी थी। मिडिल फैमिली की थी तो शहर भी इनका कम ही आना जाना होता था। ईद बारात की शॉपिंग वो अपने गांव से ही कर लिया करती थी। खुर्शीद बेगम बहुत ही अच्छी मिजाज की खातून थी। खुर्शीद बेगम ने कहा, सलमा बाजी, हम दुल्हन को 5 जोड़े खरीद कर देंगे। हल्दी, मायू, संगीत और निकाह वगैरह के जो भी फंक्शन होते हैं, दुल्हन हमारे खरीदे हुए कपड़े ही पहनेंगी। सलमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जैसा आप ठीक समझे। आयरा के लिए सबसे पहले लहंगा पसंद किया गया। रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत और कामदार लहंगा था। सारिम को भी ये लहंगा बहुत पसंद आया था। इसके बाद में डार्क येलो कलर की एक अनारकली सूट लिया गया। हल्दी फंक्शन के लिए, मेहंदी फंक्शन के लिए मेहंदी कलर का सूट लिया गया। संगीत फंक्शन के लिए जामनी कलर का सूट लिया गया। इसी तरह से तमाम कपड़ों की खरीदारी हो गई। ये सब लोग मैचिंग की ज्वेलरी खरीदने के लिए के शॉप में जा रहे थे। तभी सामने रायान शैला और इसकी अम्मी को लेकर आ रहा था। आयरा तो रायान को देखकर डर गई। शैला ने अपनी खाला सास को पहचान लिया, सलाम की, गले मिली और तमाम लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस बातचीत के बीच रायान लगातार आयरा को देख रहा था। इस वक्त सारिम आयरा से बातचीत कर रहा था और आयरा सारिम को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख रायान को गुस्सा आया। रायान ने शैला से कहा, शैला, मैं अभी पास की एक शॉप से आ रहा हूँ, तुम लोग तब तक बातचीत करो। ये कहकर रायान वहाँ से निकल गया। तभी सारिम ने खुर्शीद बेगम से कहा, अम्मी, मैं आयरा के साथ यहाँ से आ रहा हूँ, आप लोग तब तक कॉफी शॉप में कॉफी पीने चले जाइए। खुर्शीद बेगम ने हाँ बेटा कहा और सारे बड़े लोग कॉफी शॉप में चले गए और सारिम आयरा को लेकर एक चूड़ियों के शॉप में आ गया। शॉप पूरी कांच की बनी हुई थी। रायान की नजर दूर से ही आयरा पर टिक गई। सारिम ने आयरा को बहुत ही खूबसूरत कंगन लेकर दिए और आयरा के हाथों में कंगन पहनाने लगा। ये देख रायान को तो जैसे खून खौल रहा था। रायान ने फट से अहमद को कॉल की और फारूक को साथ में लेकर आने का कहा। फारूक और अहमद मॉल के बाहर ही खड़े थे। वो फट से मॉल के अंदर आ गए और इन्होंने फिर आयरा और सारिम को एक साथ देखा और रायान के गुस्से को देखते हुए इन्होंने रायान को समझाया, कुछ करना सही नहीं है, वक्त और जगह मुनासिब नहीं है। आयरा और सारिम कॉफी शॉप में पहुंच गए थे। शैला और इसकी अम्मी ने सबको अलविदा कहा और तीनों फैमिलीज अपने रास्ते पर निकल गई।
कपड़े खरीदने के बाद ज्वेलरी, सैंडल, चूड़ियाँ खरीदी गई। आज आयरा के निकाह की मुकम्मल शॉपिंग पूरी हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। शॉपिंग मॉल से सब लोग एक साथ निकले। सारिम ने आयरा और इसकी अम्मी को पहले घर छोड़ दिया और फिर वो लोग अपने घर रवाना हो गए। शादी की तैयारियों में दिन गुजर रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला निकाह का दिन आ गया। आज निकाह था। निकाह का इंतजाम घर में किया गया था। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। खास तौर पे आंगन को बहुत सजाया गया था क्योंकि निकाह की तकरीब आंगन में ही होना थी। बहुत ही गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाया गया था। आयरा को मीना ने तैयार किया था। आयरा रेड कलर के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बालों का जूड़ा बनाकर खूब सारे गजरों से सजाया गया था। लहंगे पर गोल्डन कारागिरी की हुई थी, इसलिए हाथ में भर भर के रेड और गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनाए गए थे। गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनाई थी। आज आयरा किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। मेकअप बहुत ही डार्क किया गया था। सफेद रंगत पर रेड लिपस्टिक खूब जच रही थी। सलमा बेगम कमरे में आई। आयरा को देखकर हैरान रह गई। अपनी बेटी की तारीफें की और माशाल्लाह कहने के बाद इसे नजर का काला टीका लगाया और साथ ही कहा, काजी साहब आ गए हैं, बाहर चलो। सलमा बेगम और मीना ने आयरा को बाहर लेकर आए और सारिम के करीब सोफे पर बिठा दिया। तमाम लोगों की निगाहें दुल्हन पर जमी थी। दूल्हा दुल्हन आज बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। खुर्शीद बेगम तो अपने बहू बेटे के वारे सदके जा रही थी। काजी साहब ने निकाह के अल्फाज कहने शुरू किए। मीना ने आयरा को हल्का सा धक्का दिया, इधर देखो, क्योंकि रायान दंदनाता हुआ अपने हाथ में बंदूक पकड़े अहमद और फारूक और कई सारे गुंडों को लेकर पहुंच चुका था। रायान ने आते साथ ही बंदूक दूल्हे के सर पर तान दी और कहा, चल उठ यहाँ से। बंदूक देख सारिम फट से आयरा के करीब से उठ गया। आयरा के अब्बू ने कहा, ये क्या तमाशा है? तुम तो वही लड़के हो ना जिससे इरफान के शादी में मुलाकात हुई थी। आयरा के अब्बू इस बात से आगे का कुछ भी नहीं जानते थे, सो वो इतना ही बोले। रायान बोला, हाँ मैं वही लड़का हूँ और आपके बेटी से मोहब्बत करता हूँ और निकाह करना चाहता हूँ। कहने के साथ ही वो आयरा के करीब आकर बैठ गया और कहा, बस बात खत्म हुई। काजी साहब आप निकाह पढ़ाए। काजी साहब ने कहा, मैं ऐसे बंदूक की नोक पर निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। फारूक ने कहा, काजी साहब जान प्यारी हो तो निकाह पढ़ा दीजिए, वरना कब्र में लेटने के लिए तैयार हो जाइए। काजी साहब को अपनी जान प्यारी थी तो इन्होंने निकाह के अल्फाज पढ़ना शुरू किए। आयरा ने कहा, रुकिए काजी साहब, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। और रायान ने गुस्से से कहा, खामोश हो जाओ, अगर निकाह नहीं करूंगी तो मैं तुम्हें वैसे ही उठा कर लेके जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निकाह जबरदस्ती से हो रहा था। सब लोग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। काजी साहब ने दुल्हन को दस्तखत करने के लिए कहा, लेकिन आयरा ने मना कर दिया। तब रायान ने बहुत ही गुस्से से कहा, सिग्नेचर करो। और आयरा ने कांपते हाथों के साथ सिग्नेचर कर डाले। रायान ने भी सिग्नेचर किए और निकाह मुकम्मल हो गया। फारूक और अहमद ने रायान को मुबारकबाद दी। रायान ने आयरा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए इसे घर के बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया और दूसरा गेट खोलकर खुद इसके करीब बैठ गया। अहमद और फारूक आगे बैठ गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे और गाड़ी आगे बढ़ गई। सारे बाराती देखते रह गए। फारूक ने रायान के घर पहले ही फोन करके बता दिया था। आयरा पूरे रास्ते रोते और घबराते रही। आयरा रायान से बहुत डर रही थी कि अब आगे क्या होगा। वो अपने ही सोचों में गुम थी और लगातार रोई जा रही थी। रायान ने कहा, गाड़ी यहीं रोक दो। तब आयरा चौंक गई। गाड़ी बहुत ही आलीशान बंगले के आगे रुकी थी। रायान ने आयरा के साइड का दरवाजा खोला और इसका हाथ पकड़कर खींचते हुए इसे अंदर ले गया। आयरा ने कहा, छोड़ो मुझे। तब रायान ने उंगली दिखाकर कहा, चुप हो जाओ नहीं तो। आयरा डर कर सहम गई। डोरबेल बजने से पहले ही गेट खुल चुका था और आरिफ इब्राहिम पूरे गुस्से के साथ गेट पर खड़े थे और इन्होंने रायान को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन बहू को देखकर मुस्कुराने लगे। रायान के अम्मी का भी वही हाल था। इन्होंने आयरा को बहुत प्यार से खुशामदीद कहा। शैला अपने ससुराल वापस जा चुकी थी। रायान की अम्मी ने आयरा को गेस्ट रूम में बिठाया और आयरा बहुत ही डर रही थी और लगातार रोए जा रही थी। रायान की अम्मी ने, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खबर लेती हूँ इसकी, तुम जब तक आराम करो, मैं आती हूँ। आयरा ने इन्हें सर हिलाकर हाँ कहा और सोचने लगी, अल्लाह मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो गया। अम्मी अब्बू कितने परेशान हो रहे होंगे, ये सोचकर वो रोने लगी। इधर रायान के वालिदैन ने अपने बेटे को खूब बातें सुनाई, बेटे की खूब खबर ली। मुलाजिमा नाश्ते का ट्रे लेकर आई। आयरा ने सिर्फ जूस पिया। अहमद और फारूक ने कमरा बहुत ही अच्छा सजाया था। कमरा खूबसूरत
खूबसूरत फूलों से महक रहा था। पूरे बेड पर गुलाब बिखेरे हुए थे। आयरा को रायान के कमरे में बिठा दिया गया था। आयरा तमाम कमरे का जायजा ले रही थी। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। आयरा बहुत घबरा रही थी। रायान कमरे में नहीं आया था। इसके बावजूद भी आयरा के हाथ कांप रहे थे। आयरा झट बेड से उतरी और जाकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। लेकिन आयरा का डर और घबराहट कुछ भी कम नहीं हुए। रायान कमरे में आया और इसने दरवाजा लॉक किया। आयरा का दिल धक धक करने लगा। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। रायान चलता हुआ सोफे के करीब आया और आयरा की तरफ मुंह करके सोफे पर ही बैठ गया और आयरा को बगौर देखने लगा। इसने आयरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो आयरा। आयरा ने नजर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पर आज सच में पछतावा झलक रहा था। आयरा, पहले दिन से ही तुम मुझे अच्छी लगी थी। जब हमारी सड़क पर बहस हुई थी और लाइब्रेरी वाले हादसे के बाद मैंने तुम्हें अपने करीब किया था। इस वक्त के बाद मैं अपना दिल हार चुका था। तुम कॉलेज नहीं आ रही थी, मैं बेचैन हो गया था। इसके बाद तुम मुझे शैला के निकाह में दिखी और हमारी फिर से बहस हो गई। मैं अपने दिल की कैफियत को समझ नहीं पा रहा था और मैंने समझा शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुम्हें अगवा कर लिया, लेकिन तुम्हें रोता और डरता देख मुझे अपने करने पर पछतावा हुआ और मेरी बेचैनी मजीद बढ़ गई। आज इन तमाम गलतियों की मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आयरा, मुझे माफ कर दो और हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो, इस निकाह को दिल से कबूल कर लो। मुझे दिल से कबूल कर लो प्लीज। तब आयरा ने हल्के से मुस्कुराया। आयरा की मुस्कुराहट को देखकर रायान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। रायान को मुस्कुराता देख अब आयरा शर्माने लगी। इसे शर्माता देख रायान को बहुत खुशी हुई। इसने आयरा का हाथ थामा और चूमा। आयरा को नर्वस देखकर रायान ने कहा, चलो उठो, ये ज्वेलरी उतारो। तुम कहो तो मैं ज्वेलरी उतार देता हूँ। ये कहकर रायान करीब हुआ और ज्वेलरी उतारने में आयरा की मदद करने लगा। अब तमाम ज्वेलरी उतर चुकी थी तो रायान ने कहा, आयरा तुम जाकर ड्रेस चेंज कर लो, काफी हैवी है, चलो मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ। कहते साथ इसने कबर्ड से एक डब्बा निकाला और आयरा की तरफ बढ़ा दिया। ये लो और चेंज करके आ जाओ। आयरा ने जब इस डब्बा खोला तो उसमें एक नाइटी थी। आयरा ने इस नाइटी को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रायान ने कहा, इस ऐसे क्या देख रही हो, जाओ पहन कर आओ। आयरा ने कहा, मैं इसे नहीं पहनूंगी, मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने हैं। रायान ने कहा, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, मेरी बात नहीं मानूंगी प्लीज। आयरा जब नाइटी पहनकर वॉशरूम से बाहर आई तब तक रायान अपना शर्ट उतार बरहना हो चुका था। रायान इसे सरतापा देख रहा। रेड कलर के नाइटी में आयरा बहुत ही हॉट लग रही थी। आयरा ने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। नाइटी ऊपर से खुली हुई थी, शोल्डर पर बारीक धागों जैसे बंद थे और घुटनों से ये नाइटी शॉर्ट थी। घुटनों से ऊपर आयरा का वजूद लरज रहा था, जिसे देखकर रायान कुछ कहे बगैर ही आयरा के करीब आया और इसके आंखों में एक टक देखने लगा। इसने आयरा को अपने बाहों में भरकर गोद में उठाया और इसे बेड पर ले जाकर लेटा दिया। आयरा बहुत ही मासूम लग रही थी, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नर्म और नाजुक। आयरा के होठ जैसे देखकर रायान को कुछ हुआ। रायान ने आयरा के ऊपर झुककर इसके होठों को अपने होठों से चूमना शुरू किया। वो लगातार होठों को चूमता कभी चूसता रहा। इस बीच रायान के हाथ बार बार उसके उभारों को मसल रहे थे। धीरे धीरे रायान ने अपने हाथों को नाइटी के अंदर डाल दिया और दोनों हाथों से इसके दोनों उभारों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। रायान के ऐसा करने से आयरा धीरे धीरे मदहोश होने लगी। रायान के हाथ आयरा के पूरे बदन पर घूम रहे थे। रायान आयरा के चेस्ट को चूम रहा था और आयरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रायान ने अपने आप आयरा के अंदर दाखिल किया। अब आयरा रायान की शिद्दत सह रही थी। वक्त बस ऐसे ही गुजरता गया। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। इन्हें आसपास का कुछ होश नहीं रहा। कई घंटे इन्होंने ऐसे ही गुजारे थे। जब दोनों भी थक गए तब आयरा ने कहा, बस अब मजीद तुमने कुछ किया तो अब मैं मर जाऊंगी। रायान ने कहा, मेरी जान, अगर तुम मर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दोनों की शबे उर्वशी बहुत ही यादगार बन गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन्होंने अपनी जिंदगी में कई हसीन यादें बनाई। आयरा और रायान काफी खुश थे। जिंदगी बहुत ही हसीन हो गई थी। रायान और आयरा का निकाह जरूर जबरदस्ती से हुआ था, लेकिन अब दोनों में मोहब्बत बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए थे। खत्म शुदा नावेल अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक रोमांटिक नॉवेल के साथ।
अल्लाह हाफिज़।